कैंसर के मरीज़ को है ना, एक मरीज़ को 4 बंदे चाहिए होते हैं। एक वो बंदा है जो उसके ब्लड प्रोडक्ट्स और उसके लिए भाग दौड़ कर रहा है, एक वो बंदा है जो उसके पास बैठा हुआ है उसका अटेंडेंट, एक वो बंदा है जो उसका घर बार देख रहा है, एक वो बंदा है जो उसका कारोबार देख रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ लोग इयादत नहीं ताज़ियत करने जाते हैं, मरीज़ को डिमोरलाइज कर देते हैं, उसको कहते हैं खो मेरे हमसाये को भी था 2 महीने में फौत हो गया। अगर हम प्रैक्टिकली उनके दर्द को और उनके प्रॉब्लम के छोटे छोटे पोर्शंस कर लें, और उसको मैं 1% ईदी मॉडल कहता हूँ। देखिए, ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं आमतौर पे बज़रिया कीमोथेरेपी, और हीमाटोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जो ख़ास तौर पे ब्लड कैंसर पे फोकस करता है और खून की दूसरी बीमारियां भी देखता है जो कैंसर नहीं होती, जैसे थैलेसीमिया है, एनीमिया है। ब्लड की कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो साउथ एशिया में बहुत कॉमन है। उसकी एग्जांपल है एक थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की दुनिया में 2 बड़े पॉकेट्स थे, एक पॉकेट साउथ एशिया में है, एक पॉकेट जो है वो मेडिटेरेनियन रीजन जिसको हम कहते हैं, जिसमें इटली, ग्रीस वगैरह आते हैं, वहाँ पे काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। लेकिन साउथ एशिया में यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इस एरिया में अभी तक थैलेसीमिया और इससे मिलती जुलती दूसरी बीमारियाँ हीमोग्लोबिन डी वगैरह एग्जिस्ट करती हैं। और उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, लोगों में एजुकेशन का ना होना, इंटर मैरिजेस, और देर से प्रेजेंट करते हैं मरीज़, तो अभी तक यहाँ पे काफ़ी प्रेवलेंस है। उसके अलावा खून की कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे ये प्लास्टिक एनीमिया है, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में बहुत रेयर है, लेकिन चाइना, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत कॉमन है। उसमें कुछ जीनियाती अवामल हैं, कुछ हमारी डाइट और पॉसिबली अद्वियात के एक्सपोजर से रिलेटेड है। उसके अलावा ब्लड कैंसर्स की हम बात करते हैं। ब्लड कैंसर्स में 3 बड़े कैंसर्स हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा जो कि गुदूदों का कैंसर होता है, ल्यूकीमिया में ब्लड में कैंसर सेल होते हैं, और एक और रेयर कैंसर माइलोमा जो हड्डियों और खून के गुदे को मुतासिर करता है। कैंसर सेल्स नॉर्मली हमारी बॉडी में हर रोज़ बिलियंस ऑफ सेल्स, अरबों के हिसाब से सेल्स हर रोज़ बनते हैं, उनका टर्नओवर होता है। उनकी ज़िंदगी अल्लाह मियां ने 1 से 120 दिन तक बनाई है। कुछ सेल्स की 5 दिन है, कुछ की 10 दिन है, कुछ की 4 माह है, और वो नए रिप्लेस होते रहते हैं। तो इसमें वो रिप्लेसमेंट में चूँकि रेप्लिकेशन होती है, एक सेल की कॉपीज़ बन रही होती हैं। जैसे आप फोटो कॉपियर से जब कॉपीज़ बना रहे होते हैं तो कोई कॉपी बीच में ब्लैक आ जाती है, कोई कॉपी थोड़ी सी फट जाती है, किसी कॉपी में मिसप्रिंट हो जाता है, आप कहते हैं नहीं भाई एक और एक्स्ट्रा बनेगी। तो इसी तरह जब सेल्स की रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, यूजुअली वो बड़ा एक्यूरेट होता है, 99.999% एक्यूरेट होता है, लेकिन ओकेजनली उसमें ऐसे मिसप्रिंट्स आते हैं। और अगर वो मिसप्रिंट, उसमें बॉडी का एक क्वालिटी चेक मैकेनिज्म है। जैसे वो आप देखेंगे वो पेप्सी की फैक्ट्री में या दवाइयों की फैक्ट्री में एक बंदा क्वालिटी चेक पे खड़ा होता है और कहता है जी ये सैंपल ख़राब है, इसको निकाल दें। तो बॉडी में भी ऐसे अल्लाह मियां ने क्वालिटी चेक मैकेनिज्म्स रखे हैं कि वो ख़राब सेल सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो बच निकलें उस प्रोसेस से और प्रोलिफरेट कर जाएँ तो वो जो है ना बहुत अनकंट्रोल्ड उनकी ग्रोथ होती है, वो किसी लॉ को ओबे नहीं करते जो बॉडी के लॉज हैं, और उनसे भी ब्लड कैंसर। तो ये जीन की लेवल पे उसको म्यूटेशन कहते हैं, जो उसका प्रिंट, जो मैप, जैसे आप घर आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा के आप उसके मुताबिक घर बनवाते हैं, वो नक्शा ख़राब हो जाता है, तो उससे जो घर बन रहे होते हैं वो भी डिफेक्टिव होते हैं। ब्लड कैंसर के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जिनमें से एक, जैसे मैंने कहा, जीनियाती मामले है कि जीन्स म्यूटेट कर जाती हैं। जीन्स क्यों म्यूटेट करती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कॉमन चीज़ आपको एग्जांपल देता हूँ, पेस्टिसाइड्स हैं, कि हमारे वो ज़राअत में बेतहाशा इस्तेमाल है पेस्टिसाइड्स का, देयर आर रिस्क फैक्टर फॉर ब्लड कैंसर। इसी तरह इंडस्ट्री में बेंजीन वगैरह सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं, जो है ना वो देयर आर रिस्क फैक्टर फॉर ब्लड कैंसर। स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर मैनी कैंसर्स। और उसके अलावा कई दफ़ा हमें रेडिएशन ऑफ कोर्स इज़ अ कॉज ऑफ ब्लड कैंसर। और उसके अलावा बहुत सारी दफ़ा हम एक पर्टिकुलर पेशेंट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसको क्यों कैंसर हुआ है। उसके अलावा फैमिली प्रीडिस्पोजिशन भी होती है कि अगर एक फैमिली में ब्लड कैंसर के 1-2 मरीज़ हैं तो और लोगों का भी रिस्क किसी हद तक बढ़ता है। असूल ये होता है कि जब ब्लड कैंसर बनता है तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको ख़राब करना शुरू कर देता है। तो कुछ सूरतों में तो वो वाज़ेह होता है कि मरीज़ को गिल्टियाँ बननी शुरू हो गई, वो खुद नोटिस करता है कि यार यहाँ गर्दन में ये पहले गिल्टी नहीं थी और ये ग्रो कर रही है। तो अगर आपको लगे कि यार कोई गिल्टी वगैरह है जो 2-3 महीने से ये चलती जा रही है और ग्रो कर रही है, यू शुड सीक मेडिकल अटेंशन, आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
दूसरा, कुछ सूरतों में मरीज़ कॉमन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, जैसे अनीमिया, कि खून की कमी हो गई। ख़वातीन में, लोगों में आम अनीमिया बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में, दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आधी पॉपुलेशन अनेमिक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोग्रेसिव सिम्टम होते हैं कि एनीमिया वर्स होता जा रहा है, वो दैट शुड वरी अस। इस तरह ब्लीडिंग, सो ब्लीडिंग, इन्फेक्शन का बार बार होना, नए गदूदों का, गिल्टियों का बनना और एनीमिया, ये मेन अलामात हैं ब्लड कैंसर। बहुत कम, लेस देन 1% कैंसर्स जो हैं वो हेरेडिटरी होते हैं। हमारे पास ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें 4-5 में एक ही फैमिली के मेंबर्स को, बाप को, बेटे को, बेटी को कैंसर है, और वो उसमें ख़ास कुछ म्यूटेशंस होती हैं जिनको जर्मलाइन म्यूटेशंस कहते हैं, तो वो उनमें हेरेडिटरी कैंसर हो सकते हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी रेयर। उसको चांस लेस देन 1% है। ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें जो हमारे इख्तियार में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट में कंसेप्ट आ रहा है दोबारा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, यानी हमें कीड़े मार दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें और आर्टिफिशियल खादें ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। डाइट को सिंपलर बनाना चाहिए। जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, दे आर नो एन एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। मिसाल के तौर पे हम हॉट डॉग्स का क्लिनिकल कोरिलेशन है कोलन कैंसर से, तो एक तो ये सिम्प्लिफिकेशन है। दूसरा, एक चीज़ जो बड़ी अनयूजुअल है हमारे यहाँ, वो ये है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं माइलोमा का आपको बताता हूँ कि माइलोमा इज़ 1% ऑफ ऑल कैंसर्स, इट्स अ वेरी रेयर कैंसर। लेकिन हमारे शिफा के डेटाबेस में 600 पेशेंट हैं मल्टीपल माइलोमा के। और उसमें जो चीज़ अमेजिंग ये है कि वेस्ट में हमने जितना माइलोमा देखा वहाँ स्टे के दौरान, देवर एल्डरली पेशेंट 60, 70 ईयर्स ओल्ड, 80 ईयर्स ओल्ड, जबकि हम यहाँ पे जो माइलोमा के और दूसरे ब्लड कैंसर के मरीज दे आर यंगर, यानी हमारे 30 ईयर्स ओल्ड में वो बीमारियाँ हैं जो हम वहाँ नॉन एग्जिस्टेंट थे, इस एज ग्रुप को हम नहीं देखते थे। तो पाकिस्तान में वी सी अ लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स विद माइलोमा विच इज़ वेरी अनयूजुअल। हर ब्लड कैंसर के अपने टेस्ट होते हैं। इन जनरल जब हम ब्लड कैंसर सस्पेक्ट करते हैं तो सिंपल सा एक टेस्ट है CBC, एक अच्छी रिलायबल लैब से किया गया CBC, और उसके साथ एक टेस्ट पेरिफेरल स्मीयर होता है जिसमें वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसकी फिल्म देखते हैं। दे कैन पिक अ लॉट ऑफ ब्लड कैंसर्स। तो ये एक सिंपल स्टार्ट है। उसके बाद बहुत सारी कम्प्लेक्स टेस्टिंग है। फ्लो साइटोमेट्री एक टेस्ट है, काफ़ी महंगा भी है, 20-30 हज़ार रुपये का टेस्ट है। साइटोजेनेटिक्स एक टेस्ट है, फिश एक टेस्ट है, जिनसे हम स्पेसिफिक क्रोमोसोम को देख के उस म्यूटेशन का पता चलाते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। हाँ, ये सब चीज़ें शिफा में पाकिस्तान के अच्छे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट मोटेलिटीज़ मेनली 4 हैं, एक बल्कि 5। एक तो क्लासिक पुराने ज़माने में कीमोथेरेपी से इसका इलाज होता था, अब भी बहुत सारे कैंसर्स में कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ रेडिएशन, आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल कम हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन अब बेहतर ऑप्शंस आ गए हैं। तीसरी चीज़ है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इम्यून सिस्टम के थ्रू काम करती हैं, हमारी बॉडी के अपने मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करती हैं, क्योंकि जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि वो क्वालिटी चेक फेल हो गया आपका, कि वो एक एबनॉर्मल सेल था, वो कैसे जो है ना वो 1 से 10 और 10 से 100 और 100 से 1000 हो गया और किसी को ख़बर नहीं हुई, तो उस मैकेनिज़्म पे काम करता है कि उसको वापस कंट्रोल किया जाए। उसके बाद चौथा ऑप्शन टारगेटेड एजेंट्स हैं, कि हम एक्चुअली आज के दौर में बहुत सारी म्यूटेशंस जो हम पता चलाते हैं कि अच्छा इस मरीज़ में ये म्यूटेशन है, और उसकी दवाई भी अवेलेबल है कि अच्छा अगर ये ख़राबी है तो ये दवाई दें, ये डायरेक्ट उसके ओरिजिन को टारगेट करेगी और इसको इम्प्रूव कर देगी। और पांचवा ऑप्शन बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, जो ब्लड कैंसर में यूज़ होता है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों में डायरेक्ट पेन का एलिमेंट कम है। रेडिएशन थेरापी के एक्सपर्ट बेहतर बता सकते हैं कि रेडिएशन थेरापी की भी उसमें शुआएं लगाई जाती हैं। उसमें अब नई मशीनों के साथ जो टारगेटेड एरिया है वो बहुत थोड़ा और छोटा होता जा रहा है। यानी पहले अगर हम एक लार्ज एरिया को जो है ना वो करते थे, आप उसकी जंग के लैंग्वेज में उसकी मिसाल कारपेटेड बॉम्बिंग की समझ लें कि आपने पूरा एरिया जला दिया कि अच्छा यार यहाँ के आसपास कैंसर है तो ये सारा जला।
अब उसकी बड़ी टारगेटेड, आपने गैमा नाइफ का नाम सुना होगा, बहुत टारगेटेड, यानी ब्रेन के अंदर अगर 4 सेंटीमीटर की डेप्थ में एक अंगूर के साइज़ का ट्यूमर है तो आप डायरेक्टली उसको टारगेट कर सकते हैं बग़ैर इर्द गिर्द की चीज़ों को डैमेज किए। इसी तरह कीमोथेरेपी में अब जिसको हम सपोर्टिव केयर कहते हैं, बहुत बेहतर हो गई है। पहले जो मरीज़ों के बहुत सारे कंसर्न्स थे कि बाल गिरना, उसकी अब कुछ प्रिवेंशन है, नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी आना, इन्फेक्शन, तो बहुत अच्छे एंटी इन्फेक्शन एजेंट, बहुत अच्छे एंटी नौजिया एजेंट, और बहुत ज़्यादा हम बेहतर उसकी इंपॉर्टेंस को समझने लग गए हैं कि मरीज़ का इलाज के दौरान क्या क्या काम किए जाएँ तो साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल मिनिमम होंगे। तो इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे। और अब कीमोथेरेपी बहुत सारी, हमारी मेजॉरिटी फॉर कीमोथेरेपी शिफा में फॉर एग्जांपल इज़ डन इन कीमो डे केयर। मरीज़ आता है, कीमो लगवाए, घर चला जाता है। तो जो कंसेप्ट था कि 3 महीने इधर दाखिल रहेगा, कीमो चलती रहेगी, वो बहुत थोड़े कैंसर्स में होता है। बोन मैरो हड्डियों के गूदे को कहते हैं, हड्डियों के अंदर, पंजाबी में मिक्स कहते हैं उसको। हड्डियों के अंदर, हड्डियों की सख्त कवरिंग के अंदर एक नरम चीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसे स्नेल होता है शेल के अंदर, उसको बोन मैरो कहते हैं। और बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं, वो मदर सेल्स होते हैं जिनसे पूरा खून बन रहा होता है। वो फैक्ट्री होती है, जो हमने रिन्यूअल की बात की कि आपका खून हर कुछ अर्से बाद नया तब्दील हो जाता है, सेल्स नए आ जाते हैं, उसको वो रिन्यू कर रहा होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत सारे ब्लड कैंसर्स की मेजॉरिटी को क्योर करता है। फॉर एग्जांपल ALL एक ब्लड कैंसर है, उसमें बोन मैरो से क्योर का रेट 60% के करीब है। माइलोमा में हम ऑटो ट्रांसप्लांट करते हैं, उससे मेजॉरिटी मरीज़ों का माइलोमा क्योर तो नहीं होता, लेकिन बहुत पीछे चला जाता है, बहुत ज़्यादा हद तक मैरो से साफ़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। AML में 50% के करीब मरीज़ों का क्योर किया जाता है। तो ये इट्स नॉट 100% ट्रीटमेंट, लेकिन ये सारी वो पेशेंट पॉपुलेशन है जिसके पास पहले कोई ऑप्शंस नहीं थे। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट उन बहुत सारे मरीज़ों को जिनके सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, इट कैन क्योर। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑटोलोगस होता है, जिसमें हम मरीज़ के अपने स्टेम सेल लेते हैं। हमारे पास मशीन्स होती हैं जिनको एफरेसिस मशीन कहते हैं, उससे ब्लड फिल्टर करके हम स्टेम सेल्स निकाल लेते हैं और फ्रीज़ कर देते हैं, और उसके बाद उसी पेशेंट को दोबारा लगा देते हैं। इसको ऑटो ट्रांसप्लांट कहते हैं। उसके बाद एक एलो ट्रांसप्लांट होता है जिसमें डोनर होता है, और वो डोनर बहन भाई भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं। उसके लिए हम मैचिंग करते हैं, जो बेस्ट मैच होता है वो देते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं, स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसी रजिस्ट्रीज मौजूद हैं जिनमें जो वो स्ट्रेंजर जिनकी मैचिंग होती है वो डोनेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, लेकिन हम एक्सेस कर सकते हैं बाहर की रजिस्ट्रीज़ को। उसके अलावा कॉर्ड ब्लड, जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो नाल होती है जो हम कूड़े में फेंक देते हैं, उसमें भी स्टेम सेल होते हैं, तो उनकी भी रजिस्ट्रीज़ बनी हुई है, उससे भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हमने शिफा में 450 के करीब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं। मेजॉरिटी इनमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में आप एक्चुअल डोनर से बोन हड्डियों का गूदा ले रहे होते हैं, ऑपरेशन रूम में लेके जाते हैं, एनेस्थेटाइज करके उनकी बोन मैरो निकालते हैं हिप बोन से, और उसको फिर एक बैग में फिर इन्फ्यूज़ करते हैं ला के रेसिपिएंट को। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसप्लांट्स पे अब हमें ये नहीं करना पड़ता। हम उसी प्रोसेस से कि हम डोनर के ब्लड को एक मशीन जो डायलिसिस मशीन से मिलती जुलती है उसमें से गुजारते हैं, और उसमें से स्टेम सेल के फ़िल्टर लगे होते हैं, वो निकाल के एक ब्लड बैग की तरह इन्फ्यूज़ कर देते हैं। सो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में आप स्टेम सेल हार्वेस्ट कर रहे होते हैं डोनर से, ब्लड से, जो कि कप स्टेम सेल होते हैं। डोनर आमतौर पर उसी दिन डिस्चार्ज हो जाता है। हमने अभी 450 अभी तक जो ट्रांसप्लांट किए अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक किसी डोनर को कुछ नहीं हुआ। और दूसरा, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, इवन प्रेग्नेंट ख़वातीन भी थी, तो डोनर के लिए बहुत सेफ प्रोसीजर है। जो दूसरा जिसमें बोन मैरो हार्वेस्ट किया जाता है वो बहुत कम 10% 15% होते हैं, जिनको ऑपरेटिंग रूम में ले जाके उनका बोन मैरो निकालना पड़ता है। यहाँ पे एक और चीज़ भी कि स्टेम सेल का आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है। बहुत से लोग एडवर्टाइज़ करके स्टेम सेल मिसाल के तौर पे सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज़म और इस तरह की चीज़ों में, ये सब अनएथिकल है। इस पे यानी अगर वो कोई और दुनिया में करें तो उस पर उन पर केस हो जाए। ये क्लिनिकल ट्रायल के कंटेक्स्ट में करना तो ठीक है, रिसर्च के, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे चार्ज करना और लोगों पे तजर्बा करना, ये बिल्कुल अनएथिकल है। तो आप ऐसी एडवर्टिजमेंट से जो कि खासतौर पर जो मरूसी बीमारियां बच्चों की कि जी हम स्टेम सेल बाहर से मंगवा के करेंगे और ये ठीक हो जाएगा, उससे बच के रहिए।
कुछ टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर में जैसे लिम्फोमा में बहुत सीवियर खारिश हो सकती है मरीज़ को, कॉमन नहीं है, लेकिन जब ये होती है तो उसमें यानी अजीब बात यह है कि खारिश की आम दवाइयों से और वो क्रीम से वो मरीज़ इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन अगर आप उनके अंडरलाइन कैंसर को ट्रीट कर दें, अगर कैंसर गायब हो जाए तो मरीज़ की खारिश भी खुद ब खुद गायब हो जाती है। यानी वो अंडरलाइन ट्यूमर की वजह से ऐसी इरिटेशन क्रिएट हो रही होती है और जब आप उसका इलाज करते हैं तो खारिश भी ख़त्म हो जाती है। हमेशा कहता हूँ कि कैंसर की लॉजिस्टिक्स और फाइनेंसेस ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। किसी और बीमारी में इतना रोल इर्द गिर्द वालों की सपोर्ट का नहीं है जितना इस बीमारी में। हम कहते हैं कि कैंसर के मरीज़ को जो है एक मरीज़ को 4 बंदे चाहिए होते हैं। एक वो बंदा है जो उसके ब्लड प्रोडक्ट्स और उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, एक वो बंदा है जो उसके पास बैठा हुआ है उसका अटेंडेंट, एक वो बंदा है जो उसका घर बार देख रहा है, एक वो बंदा है जो उसका कारोबार देख रहा है। यानी वो एक बंदे के मिस होने से पूरी फैमिली का न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। पूरी फैमिली हमारे पास लोग आते हैं, एक बच्चे को ल्यूकीमिया होता है, उसका इलाज करवा रहे होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके और कितने बच्चे हैं? कहते 4 और हैं, वो जना झंग में है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है। तो मैं कहता हूँ उनको कौन देख रहा है? कहते हैं बस ठीक, कभी इधर कभी इधर। तो ये एक जो एस्पेक्ट है इसका सोशल सपोर्ट में फैमिली का, दोस्तों का बहुत ज़्यादा किरदार है। आपको प्रैक्टिकली यानी वो जो कैंसर का तसव्वुर है, किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ, एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ लोग इयादत नहीं ताज़ियत करने जाते हैं, मरीज़ को डिमोरलाइज़ कर देते हैं, उसको कहते हैं खो मेरे हमसाये को भी था 2 महीने में फौत हो गया। तो ये और ख़ासतौर पे आजकल के गूगल के दौर में पेशेंट खुद भी बहुत सारी चीज़ें वो जना कर रहे होते हैं, ऑनलाइन देख रहे होते हैं। तो आपको एक तो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से और अच्छे सेंटर से लेनी चाहिए। दूसरा, फैमिली का जो किरदार है और एक्सटेंडेड फैमिली का, वो सिर्फ इस तक नहीं होना चाहिए कि आप पहले दिन जाके मिल आएँ और 5-6 घंटे उधर बैठे हैं और उनको डिप्रेसिंग स्टोरियाँ सुनाएं। आपको ये देखना चाहिए कि अच्छा यार, ये खातून जिसको ब्रेस्ट कैंसर है, इसका हम काम कैसे बांट सकते हैं? क्या मैं इनके बच्चों को स्कूल छोड़ सकता हूँ? क्या मैं हफ्ते में 1 दिन इनको खाना दे सकता हूँ? क्या हम इनकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं? क्या हम दवाइयाँ अरेंज करने में इनकी हेल्प कर सकते हैं? तो बहुत सारे छोटे छोटे काम, उनके लिए आसानियाँ पैदा की। हम ब्लड प्रोडक्ट्स अरेंज कर सकते हैं। एक कैंसर के मरीज़ को 20 बोतल खून की ज़रूरत पड़ सकती है, प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए उनको कदम कदम पे अगर एक छोटी सी आसानी भी हम उनके लिए पैदा कर सकें, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है कि उनका क्लिनिक विज़िट है और उनको लाने ले जाने वाला कोई नहीं, तो उसमें अगर हम प्रैक्टिकली उनके दर्द को और उनके प्रॉब्लम के छोटे छोटे पोर्शंस कर लें, और उसको मैं 1% ईजी मॉडल कहता हूँ कि हम सारा कुछ तो नहीं कर सकते यार के लिए, लेकिन अगर हम कुछ लाइट कर दें उनका बर्डन, और वो अगर 5-10 लोग इस तरह के हो एक मरीज़ के साथ, तो बहुत अमेजिंग डिफरेंस हो रहे हैं।